आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के पार्ट 2 का पोर्शन प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। मतलब जो डिक्री कोर्ट ने पास की है इसको एग्जीक्यूट करवाते हुए कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकती है, कोर्ट के पास क्या पावर होती है। इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 51 टू 54। बट आज इस वीडियो में हम लोग जस्ट फर्स्ट टू सेक्शन यानी सेक्शन 51 और 52 कवर करेंगे। जो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51, टाइटल पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। मतलब डिक्री को एग्जीक्यूट करवाते हुए कोर्ट के पास क्या पावर होती हैं, आप कह सकते हैं कि इसने किस तरह डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है। इस सेक्शन में बेसिकली दो ही चीज़ें कवर की गई हैं कि कोर्ट जो डिक्री पास करता है उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह कोर्ट करवा सकता है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कोर्ट के पास क्या पावर होती है। स्टार्ट करते हैं। फिर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में प्रिस्क्राइब, यानी ये जो पावर एक्सरसाइज होगी ये उन कंडीशन लिमिटेशन की रेंज में रहते हुए एक्सरसाइज होगी जो कि लॉ में बता दी गई हैं। और ये कंडीशन लिमिटेशन कहाँ बताई गई हैं? प्रिस्क्राइब इन प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होता है, जैसे कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। और ये रूल्स कहाँ हमें बताए गए हैं? ऑर्डर 21 बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर से डील करता है। सो उसमें जो कंडीशन लिमिटेशन बता दी गई हैं डिक्री को एग्जीक्यूट करवाते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए द कोर्ट में ये जो पावर होगी डिक्री को एग्जीक्यूट कराते कोर्ट एक्सरसाइज करेगा। और क्या पावर है द कोर्ट में? ऑन द एप्लीकेशन फॉर डिक्री होल्डर, कोर्ट जो है वो डिक्री होल्डर की दरख्वास्त के ऊपर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री का, यानी कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर दे सकता है डिक्री होल्डर की दरख्वास्त पर कोर्ट। अब किस तरह के किन वेज के थ्रू वो डिक्री की एग्जीक्यूशन करवा सकता है? तकरीबन 5 मेथड हैं जिनमें जिस जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर पास किया जा सकता है उसकी 5 पॉसिबिलिटी आप कह सकते हो कि इस तरह डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। नंबर 1 है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्री, मतलब जो प्रॉपर्टी डिक्री के अंदर डिक्री हुई होती है कि प्रॉपर्टी देनी है उसकी डिलीवरी करवा के डिक्री का एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। इसी तरह किसी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करके और उसको सेल करके डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, या फिर सेल करके बगैर अटैचमेंट के सेल करके ही प्रॉपर्टी को सेल करके डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, या फिर जो जजमेंट डेटर है उसको गिरफ्तार करके कैद में डाल के जेल में डाल के डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, या फिर रिसीवर अपॉइंट करके डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं पॉइंट डी को। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक पार्टनरशिप फर्म है और उनकी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब उधर सबको ये नहीं पता और उस टाइम मसला बन जाता है पार्टीज़ के दरमियान प्रॉफिट के हवाले से। एक पार्टी कहती है कि मेरा इतना प्रॉफिट बनता है, दूसरी पार्टी कहती है मेरा इतना प्रॉफिट बनता है, लेकिन ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि कितना प्रॉफिट बनता है। अब इस प्रॉफिट को डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट जो है वो रिसीवर अपॉइंट करती है, थर्ड पार्टी, जो कि इंक्वायरी बिठाएगी और देखेगी कि किस पार्टी का कितना प्रॉफिट बनता है। तो रिसीवर अपॉइंट करके भी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा मैनर जो रिलीफ कोर्ट से डिमांड किया गया है उसको ग्रांट करने के लिए कोर्ट को बेहतर लगता है, उस तरीक़ाकार के तहत भी, मतलब वो जो रिलीफ कोर्ट से डिमांड किया जा रहा है वो रिलीफ किस सूरत में मिल सकता है, उस सूरत की भी इससे उस वे के लिए उस सिचुएशन को पूरा करने के लिए भी जो बेहतर सिचुएशन कोर्ट को लग रही होगी उस तरह भी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। नेक्स्ट प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर। अब ये कह रहे हैं कि जब डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है जजमेंट डेटर को जेल में डालकर उसे कैद करके अरेस्ट करके, तो वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर तब तक पास नहीं होगा अनलेस जब तक ये 2 कंडीशन पूरी ना हो जाए। पहली कंडीशन ये है कि आफ्टर गिवन द जजमेंट डेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ शो काउस, जब तक वाई शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन। सबसे पहले तो ये जब आप लोगों ने मतलब डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जब आपने उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट करना है, उसकी डिटेंशन करनी है ना, तो यानी ये एग्जीक्यूशन इस तरह अगर आपने डिक्री का एग्जीक्यूशन करवानी है ना तो आपको पहले 2 कंडीशन को पूरे करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको पहले जजमेंट डेटर को शो काउस नोटिस देना पड़ेगा जिसमें आप उससे डिमांड कर रहे हो कि वो आए आके अपने आप को डिफेंड करे, बताए कि इसे क्यों नहीं जेल में डालना चाहिए। दूसरा ये है कि कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई हो जाए, अब ये आगे कुछ कंडीशन है इनमें से कि किसी एक कंडीशन पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि आया वाकई कंडीशन पूरी हो रही है, तो तब ये 2 कंडीशन पूरी होने के बाद जो है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन में उसको जेल में डाला जा सकता है, जजमेंट डेटर को जेल में डाला जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। और अब कोर्ट जो है वो किन मैटर पे सेटिस्फाई हो जाएगा? अगर वो समझता है कि जजमेंट डेटर विद ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वो ये कोर्ट को लगे कि जो जजमेंट डेटर है ना उस जानबूझते हुए ऑब्जेक्ट उसका है कि वो डिक्री की एग्जीक्यूशन को डिले कर रहा है, उसमें हर्डल क्रिएट कर रहा है, मतलब वो जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे डिक्री की एग्जीक्यूशन ना हो सके, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हर्डल क्रिएट कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। अगर तो कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए तो एंड इज़ लाइकली टू अब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और उसे ये पता महसूस हो जाए कि ये जो कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है ना उसे छोड़कर भागने वाला है,
उसको उसके भागने का खतरा हो जजमेंट डेटर को। एंड हैज़ आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द डिक्री वाज पास, और जैसे ही दावा दायर हुआ है जिसमें डिक्री पास हुई है, सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद ये जो है जजमेंट डेटर डिसऑनेस्टली ट्रांसफर, कैंसल और रिमूव एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और कमिटेड एनी अदर एक्ट ऑफ बैड फेथ इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी। जिस सूट दायर होने के बाद जिसमें डिक्री इसके अगेंस्ट पास हो गई जजमेंट डेटर ने, इसने सूट के ट्रांसफ़र होने के बाद ही जानते बूझते हुए बददयांती से वो प्रॉपर्टी आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दी या छुपा दी या उसका कोई हिस्सा रिमूव कर दिया या कोई दूसरा एक्ट किया है इसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बैड फेथ में। अगर कोर्ट को ये चीज़ मेक श्योर हो जाए कि इसने वाकई ऐसा किया है, एंड द जजमेंट डेटर हैज़ और हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री, और जैसे ही डिक्री आई है उस डेट के बाद जजमेंट डेटर ने के द मीन्स टू पे द अमाउंट ऑफ द डिक्री और सम सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ, इसके पास इतने वसाइल थे कि वो डिक्री के पैसे जो उस पर अगेंस्ट के पास में पे कर सके या इसका कुछ हिस्सा पे कर सके, बट रिफ्यूज़ और निगलेक्ट हैज़ रिफ्यूज टू निगलेक्ट द पे द सेम, लेकिन उसने जानते पूछते हुए ये अमाउंट पे नहीं किया, इसका कुछ हिस्सा पे करने से इनकार किया। अगर कोर्ट को ये मेक श्योर हो जाए कि इसने जानबूझ के ऐसा किया है, एंड द डिक्रीज फॉर द सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन अ फिडुशियरी कैपेसिटी टू अकाउंट, और डिक्री ऐसे चीज़ पैसों के हवाले से है, ऐसे सम के हवाले से है जिसके मतलब जजमेंट डेटर अकाउंटेबल है इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। मसलन ये समझ लें कि ये इमानती रिलेशनशिप जैसे ट्रस्ट बेस होते हैं कि ये डिक्री एक ट्रस्टी के अगेंस्ट पास हुई है कि उसने ट्रस्ट के पैसे के अंदर हेरा फेरी की है, उसने आगे पीछे किए हैं पैसे, ट्रस्ट के जिस पर्पज़ के लिए चैरिटी के लिए मिलते थे उसे इमदाद उसने वहाँ नहीं लगाए, और इसलिए उसके ऊपर आया कि इसने इतने अमाउंट का घपला किया है तो इसलिए इसने इतने अमाउंट देने हैं। और जजमेंट डेटर जो है वो अब इन पैसों के हवाले से फिड्यूशरी कैपेसिटी में बाउंड है क्योंकि ट्रस्टी के खिलाफ पास हुई है। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है और उसको शो काउज नोटिस देने के बाद शो काउज नोटिस देने के बाद उनमें से किसी इनमें से जो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी हो रही है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए और रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा रिटर्न फॉर्म में कि ऐसा वाकई है, तो देन जो है वो कोर्ट जो है वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसको जेल में डाल सकता है जजमेंट डेटर को। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने डिक्री को एग्जीक्यूशन करवाने के लिए 5 पॉसिबिलिटी थी कि इस तरह डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, हमने सेक्शन में पढ़ी, लेकिन उसमें से जो एक तरीका था कि जिसमें आप लोग उसको जेल में करके जजमेंट डेटर को भी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, उस कंडीशन को पूरा होने के लिए पहले 2 कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये कोर्ट पहले उसे फेयर ट्रायल का मौका दे, यानी उसे शो काउज नोटिस दे जिसमें उसे मौका दे कि वो अपने आप को डिफेंड करे कि हम क्यों उसे पकड़ कर जेल में ना करें जजमेंट डेटर को। दूसरा ये कि ये इन कंडीशन में से जो 5-4 हैं उनमें से अगर कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है, कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसा पूरा हो रहा है और उसके वो रिटर्न रीज़न भी रिकॉर्ड करता है रिटर्न फॉर्म में कि हाँ है ऐसा, तब वो फिर जो है जजमेंट डेटर को फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्री जेल में डाल सकता है। सही हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन इन कैलकुलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ अ जजमेंट डेटर फॉर द पर्पस ऑफ क्लाउज बी। हम लोगों ने जब उसकी माली हैसियत को, उसके वसाइल को जजमेंट डेटर को कैलकुलेट करना है क्लाउज बी के हवाले से कि आया कि जो डिक्री डिक्रेटल अमाउंट उस पर आई है पे करने के काबिल भी है या नहीं, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए देयर शैल बी लेफ्ट आउट ऑफ अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच बाय और अंडर एनी लॉ और कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स एग्जाम फ्रॉम अटैचमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इस चीज़ को कैलकुलेट करते मतलब हम लोगों ने जब उस जजमेंट डेटर की हैसियत देखनी है कि आया जो डिक्लेयर अमाउंट इसके ख़िलाफ़ पास हुई है वो उसको पे करने के काबिल भी है, उसको कैलकुलेट करते हुए हमने कोई इसके नाम पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी कानून के तहत जो कि इस टाइम इन्फोर्सेबल है, या कोई कस्टम जो कि कानून की हैसियत रखता है और इन्फोर्सेबल है। इन दोनों के तहत अगर कोई उस बंदे के पास जजमेंट डेटर के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस कानून या कोई कस्टम जो कि फोर्स ऑफ लॉ रखता है उसके तहत जो है वो एग्जाम्पशन ऑफ अटैचमेंट है, मतलब उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो हम लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी को अब इसकी माली हैसियत को कैलकुलेट करते हुए इसके एसेट में कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का एक मूड हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर इस बंदे के पास कुछ नहीं होता ना, पहले तो बंदा पर्सनली लायबल होता है हर चीज़ के लिए, अगर उसके पास कुछ नहीं होता तो उसके एसेट लायबल होते हैं, उनको बेच के उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है उसको उसे ख़त्म करवाया जाता है या रिड्यूस करवाया जाता है। तो हम इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई देखो, अगर उस बंदे के हम लोगों ने उसकी हैसियत कैलकुलेट करनी है कि आया जो इसके अगेंस्ट पास हुई है डिक्री, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसके पास कोई कुछ है भी, तो वो कह रहे हैं कि इसकी हैसियत को कैलकुलेट करते हुए वक्त हम उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी कानून के तहत और किसी कस्टम के तहत जो कि कानून की हैसियत रखता है उसके तहत वो प्रॉपर्टी, उससे ये एग्जेम्पशन हासिल है कि उस प्रॉपर्टी को आप लोग
डिक्री को एग्जीक्यूट करवाते हुए अटैच नहीं कर सकते। अटैच करने के बाद हमने क्या करना होता है, सेल ही करना होता है। तो कह रहे हैं अगर उस प्रॉपर्टी को ये इस्तिस्ना हासिल है, तो अब इस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को उस बंदे की माली हैसियत को कैलकुलेट करते हुए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, शामिल ही नहीं किया जाएगा। मिसाल से समझते हैं कि एक बंदा है, उसके पास कोई, और ये जो प्रॉपर्टी है जिसे नहीं अटैच किया जा सकता, वो मिसाल के तौर पर जैसे उसने कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, ट्रस्ट में कर दी, चैरिटी कर दी है ना, तो कह रहे हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके पास और उसके पास कुछ नहीं है, उस बंदे के खिलाफ 10 लाख की डिग्री पास हो जाती है, लेकिन जो उसने वक्फ की हुई वही प्रॉपर्टी वो 20 लाख की है। तो अब इस प्रॉपर्टी को तो इस्तिस्ना हासिल है कि इसे अटैच करके इसकी सेल करके इसकी इस लाइबिलिटी को ख़त्म नहीं करवाया जा सकता, तो लिहाजा हम इसकी माली हैसियत को कैलकुलेट करते हुए जजमेंट डेटर की इसकी वक्फ वाली प्रॉपर्टी को कंसीडर ही नहीं करेंगे। लॉजिक इधर से लिखा हुआ है क्योंकि इसे इस्तिस्ना हासिल से अटैच नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है सेक्शन 52 जो कि कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बेसिकली सेक्शन 50 के ऑपोजिट है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था सेक्शन 50 में कि अगर एक उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर एक जजमेंट डेटर के अगेंस्ट खुद डिग्री पास हुई है, लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री उसकी डेथ हो जाती है, देन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा था। यहाँ पर बस इतना सा फ़र्क है कि डिग्री की अभी आई नहीं है जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़, और ड्यूरिंग अ ट्रायल ही उसकी डेथ हो जाती है, देन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बनाया जाता है, और डिग्री फर्स्टली एंडली तौर पर ही उनके पास ही अगेंस्ट ही पास होती है, बट पास होती है उनके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, क्योंकि वो ओरिजिनल जजमेंट डेटर तो नहीं थे, लेकिन ड्यू टू द डेथ ऑफ द ओरिजिनल जजमेंट डेटर वो लोग पार्टी ऑफ द सूट बने और जो कि उनके खिलाफ डिग्री पास हुई। तो सेक्शन 50 और 52 में बस इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पर डिग्री की एग्जीक्यूशन के टाइम जजमेंट डेटर की डेथ होती है और तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनता है। यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रायल ही जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी का सूट बन के और अगर डिग्री पास हो जाती है तब वो जजमेंट डेटर बनता है। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गए उनमें क्या डिफरेंस है। सेक्शन 52 का अगर हम देखें, सेक्शन 52 के 2 सब सेक्शन है। इसमें सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब डिग्री पास होती है ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि वो डिजीज़ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और ये डिग्री जो है उसकी नेचर ये है कि ये पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है। मतलब ये इसमें ये है कि ये डिग्री फॉर मनी है, इसमें आप लोगों ने कोई पैसे पे करने हैं, लेकिन पे आप लोगों ने करने हैं उसकी डिजीज़ की प्रॉपर्टी में से, क्योंकि ये डिजीज़ के पास होनी थी, आप तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में पास हुई है। देन इस सिचुएशन में डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी इसी प्रॉपर्टी में से, जो डिजीज़ की प्रॉपर्टी जो आपके पास आई है ना, उसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करके और उसको सेल करवा के ये डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। ये तो जनरली आपको बता रहा है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं। सब सेक्शन 2 में ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया हुआ है कि वेयर नो सच प्रॉपर्टी रिमेन इन द पोसेशन ऑफ अ जजमेंट डेटर एंड ही फेल टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैज़ ड्यूली अप्लाई सच प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज़ एज इज प्रूव टू हैव कम इन टू हिज पोसेशन। कि हो सकता है कि जो जजमेंट डेटर है उसकी पोसेशन में कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब ये जो डिजीज़ जजमेंट डेटर है जिसकी वजह से इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जजमेंट डेटर बनाया जा रहा है, यानी उसकी पोसेशन में कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और ये बंदा जो है वो यहाँ पर वही उस जजमेंट डेटर की बात हो रही है जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई। कह रहे हैं अगर उस जजमेंट डेटर की पोसेशन में कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं और वो कोर्ट को भी सेटिस्फाई करने में नाकाम हो जाता है कि इसने जो है वो मतफ़ी की प्रॉपर्टी के लिए, वो जैसे कहते हैं ना कि इंतकाल वरासत हुआ है कि उसके नाम आ जाती है मतफ़ी की जायदाद उसके वारसान के, वो कह रहे हैं कि कोर्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा कि ये जो प्रॉपर्टी उसकी पोसेशन में आई है कोई उसकी अपनी हो सकता है, वो इस तरह नहीं है, वो ये नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा कि वो प्रॉपर्टी इससे जो इसकी पोसेशन में है वो बेसिकली मतफ़ी की नहीं है, वो ये चीज़ कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा ना। तो इस सिचुएशन में ये डिग्री क्या होगी, ये डिग्री जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट होगी, इस हद तक होगी जिसके हद तक उस प्रॉपर्टी की उस हद तक होगी जिस हद तक वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा कि ये जो है वो मतफ़ी से इसकी पोसेशन में नहीं आई। इसी तरीका कार के तहत होगी जैसे कि इसी तरह इसके अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट होगी जैसे कि ये पर्सनली इसके अगेंस्ट पास हुई है। इसको एग्जांपल समझते हैं, मिसाल के तौर पर जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ जो है वो डिग्री पास होती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिजीज़ की वजह से 20 लाख की डिग्री इस पर होती है कि इसने पे करनी है। अब जजमेंट डेटर के पास जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कोई प्रॉपर्टी है जो कि 20 लाख की है और कोर्ट कहती है कि नहीं ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, आपके पास उसकी
जो डिजीज़ जजमेंट लेटर है उसकी प्रॉपर्टी आपकी कैपेसिटी में है, लेकिन वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करवा पाता कि भाई मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था और ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसकी पोसेशन में मेरे पास इस तरह पोसेशन है, ये मेरी अपनी ज़ाती है। तो अब इस सिचुएशन में जो कि सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा, तो ये इसके अगेंस्ट पर्सनली एग्जीक्यूट होगी उस हद तक जिस हद तक ये सेटिस्फाई नहीं करवा पाएगा, कोर्ट को राज़ी नहीं कर पाएगा कि ये जो उसके पास मतफ़ी से नहीं आई, वो मेरी ज़ाती है। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करवा पाता तो इस सिचुएशन में उसके अगेंस्ट ही डिक्री पर्सनली एग्जीक्यूट होगी। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा सेक्शन 52 भी। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 53 और 54 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।